आदाब, नमस्कार, मैं रईस मलिक और आप देख रहे हैं चलता टाइम्स। आज खास मुलाकात में खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। उनका तारुफ कराने की मैं ज़रूरत नहीं समझता, लेकिन फिर भी आपको बता देता हूँ कि वो मोमीन अंसार सभा के प्रदेश मंत्री हैं और जिला बिजनौर के प्रभारी हैं। और कोतवाली देहात में एक बार वो खुद प्रधान रहे हैं, एक बार उनकी पत्नी प्रधान रही हैं कोतवाली देहात से। और कोतवाली देहात में उनके प्रधान रहते क्या विकास कार्य हुए हैं वो सब जनता को मालूम है। लेकिन उनसे बातचीत करते हैं आगे की राजनीति पे कि आगे की राजनीति किस तरह से आगे की राजनीति चल रही। तो डॉक्टर इश्तियाक अंसारी साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। बहुत शुक्रिया जलथल टाइम्स का और रईस मलिक आपका भी। डॉक्टर साहब, पहला सवाल, आप इस समय प्रधान नहीं है कोतवाली देहात के, लेकिन कोतवाली देहात इस समय किस मकाम पर खड़ा है विकास कार्यों को लेकर के? आप कितना संतुष्ट हैं यहाँ के विकास कार्यों से? देखिए, कोतवाली देहात में जो विकास का जहाँ तक मामला है, ये तो जब हम प्रधान थे 2005 से लेकर 15 तक, उसमें जो विकास कार्य हुए थे उनका भी अभी तक जो मेंटेनेंस है वो नहीं कर पा रहे हैं। दो दो बार रहे हैं उसके बाद। एक प्रधान हमारे रहे हैं 2015 से 2021 तक, और 21 से अब दूसरे कार्यकाल उनका चल रहा है, वो दूसरे प्रधान हैं। लेकिन जो व्यवस्था है उनके हाथ में, वो उस तरीके से जो अपनी जिम्मेदारी है उसे निभा नहीं पाते हैं जिस तरीके से हमने निभाई थी। इसका सबूत इस बात पर है कि हम अपने घर के सामने हैं, यहाँ हमारे घर का सामने का जो रोड है ये 2006 का बना हुआ है, और 2006 ये 2025 चल रहा है, लगभग 18 साल हो गए हैं, और उसको दोबारा बनाने की अभी तक कोई आवश्यकता नहीं रही है। और यही हाल सारे गांव का है। चाहे आप किसी भी मोहल्ले में देखें, आप चाहे मोहल्ला सादात में जाएं, चाहे आप रज़ा कॉलोनी में जाएं, मोहल्ला आतर कॉलोनी में जाएं, रहमुल्ला कॉलोनी में जाएं, रज़ा कॉलोनी में जाएं, मोमिन नगर में जाएं, ओवरऑल कहीं भी आप कोतवाली के किसी हिस्से में भी अगर आप जाते हैं, मोहल्ला शेखान हुआ, चाहे नसीरुद्दीन कॉलोनी हुई, जो रोड हमने बनवाए थे 2006 से लेकर के और 2015 तक, अभी तक वो जीवित है। और मेंटेनेंस का काम ही केवल दोनों प्रधान जो पिछले कार्यकाल में दोनों रहे हैं, वो मेंटेनेंस का ही काम कर रहे हैं, और वो भी अच्छी तरह से नहीं है। उनका मेंटेनेंस जो कराते हैं वो वही टूट जाता है, लेकिन बेस जो है उसका वो अभी तक ऐसी कायम है। आपका कहने का मतलब यह है कि जो आपके कार्यकाल में सड़कें बनी थी, जो नालियां बनी थी, जो भी विकास कार्य हुए थे, वो ही रिकवर नहीं कर पा रहे हैं वो लोग, और जो है उस तरह की क्वालिटी वो नहीं दे पा रहे हैं जो उनके टाइम में सड़कें बनी है। आपका कहना यह है? बिल्कुल सही बात है आपकी। देखिए, हमारे टाइम में जो कार्य हुए हैं उसमें टोटल इलेक्ट्रिफिकेशन हमने कराया था। 250 से ज़्यादा पीने के पानी की व्यवस्था के लिए नल गड़वाए थे हमने। लगभग 1000 शौचालय बनवाए थे अपने कार्यकाल में, और 200 से ज़्यादा खंभों का हमने यहाँ जो इलेक्ट्रिफिकेशन कराया था। लगभग सभी महल्लों में सभी जगह सीसी रोड बनवाए थे। और एक मैं और बता दूं आपसे मलिक साहब, कि ये एक अकेला गांव ऐसा था हमारे उत्तर प्रदेश में, जब हम योजना के अंतर्गत 2007-8 में आया था, और 7-8 और 8-9 यानी दोनों योजनाओं का अगर लाभ अगर किसी ने उत्तर प्रदेश के अंदर लिया था तो वो हमारा गांव था। अकेला कोतवाली ऐसा गांव था जिसने 2 योजनाओं का पैसा लिया था। अगर कोई दूसरा प्रधान होता तो शायद अभी तक का रिकॉर्ड है यूपी के अंदर किसी ने दोनों योजनाओं का लाभ नहीं लिया है, केवल कोतवाली में लिया है। उसकी भी वजह थी, चूंकि हमने सिस्टम को समझा था, और सिस्टम को समझने के बाद में हमने सवाल किए थे। उस वक्त में हमने डीएम महोदय से ये पूछा था कि आपका जो कार्य योजना के अकॉर्डिंग आप जो है एलोकेशन करते हैं, जो पैसे का अलॉटमेंट होता है वो किस तरीके से करते हैं? अकॉर्डिंग टू द योजना करते हैं, अकॉर्डिंग टू द पॉपुलेशन करते हैं, या किसी खास कास्ट का वहाँ होना ज़रूरी है उसके बेस पे पैसा दिया जाता है? क्योंकि मैंने 27 गांव उस वक्त में हमारे ज़िले में योजना के अंतर्गत थे, मैंने सभी का ब्यौरा निकलवाया था उसमें, और कंपैरिजन किया था मैंने उसमें पॉपुलेशन और अलॉटमेंट का, कि किस गांव को कितना पैसा उसकी आबादी के हिसाब से दिया जाता है, क्योंकि पैसे का अलॉटमेंट जो होता है वो आबादी के अकॉर्डिंग होता है। लेकिन उसमें कहीं ना कहीं मैंने ये महसूस कर लिया था कि हमारे गांव को जो है पैसा कम मिला है। हमने हमने उससे चैलेंज किया उसकी सिस्टम को,
तो डीएम महोदय ने उस वक्त तत्कालीन जो डीएम थे, उन्होंने उसको हमारे गांव को फिर अगले इनकम्प्लीट दिखा करके अगले साल फॉरवर्ड कर दिया था। और तभी सरकार ने, तत्कालीन सरकार ने सीसी रोड की योजना तैयार कर दी थी। तो सीसी रोड अब तक अम्बेडकर योजना जो है, अम्बेडकर समग्र विकास योजना, केवल 2 ही साल रही मायावती गवर्नमेंट में, 7-8 और 8-9। उससे पहले कभी समग्र विकास योजना नहीं थी, वो केवल अम्बेडकर योजना थी। तो उसके बाद फिर कभी योजना नहीं बनी, फिर भी अम्बेडकर योजना हो गई थी। तो हम सौभाग्यशाली हैं कि, और हम कोतवाली की जनता के शुक्रगुजार हैं कि उन्होंने हमें मौका दिया और हमने उस मौके का लाभ उठाते हुए अपने गांव के सारे रास्तों को, बिजली को, सड़क को, पानी को, राशन कार्ड को और शौचालयों को पूर्ण रूप से हमने यहाँ सैचुरेट करने का काम किया। अच्छा, जैसे देखने में मिलता है कि कोतवाली देहात में इस समय जो है कहीं कीचड़ नहीं है, रोड साफ सुथरी हैं, साफ सफाई व्यवस्था भी जो है ऐसा सुनने में आ रहा है कि दुरुस्त पाई जा रही है। इसको लेकर के आपका क्या कमेंट्स है? देखिए, सफाई तो हमारे जीवन का एक बहुत अहम हिस्सा है। इसे हमें सभी को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि अवेयरनेस लाने का काम हमने अपने कार्यकाल से शुरू कर दिया था। उस वक्त में जो हमारे गांव की स्थिति थी, बहुत ही दयनीय थी, बहुत ही ज़्यादा खराब थी। ना तो खड़ंजे थे, ना नाली थी, ना सड़क था, जहाँ तहाँ कूड़ियाँ पड़ी होती थी। तो उसी वक्त में हमने ये सफाई की को ध्यान रखते हुए यहाँ के सारी कूड़ियों को हटाने का काम किया था। सारे जो नालियाँ थी व्यवस्थित की थी हमने, पानी की पूर्ण रूप से व्यवस्था की थी कि जहाँ से पानी की निकासी हो रही है और कहाँ तक वो जाना है, वो तब हमने वहीं उसी टाइम पे शुरू कर दिया था। ये अच्छी बात है कि उसको अब वर्तमान प्रधान भी उसको आगे बढ़ाने का काम कर रहे हैं, उनकी ज़िम्मेदारी है। ये अच्छी बात है। सफाई का हम सब लोगों को ध्यान रखना चाहिए। मैं और सभी लोगों से अपील करता हूँ कि वो जहाँ मेरी बात सुन रहे हैं, एक अपनी हेल्थ के प्रति जागरूक रहें और सफाई के प्रति जागरूक रहें, ताकि हमारा स्वास्थ्य ठीक रहे। कुल मिला के वर्तमान प्रधान के कार्यों से आप भी कहीं ना कहीं संतुष्ट हैं, सेटिस्फाई हैं? नहीं, देखिए, मैं किसी पे आलोचना नहीं कर रहा हूँ। जो व्यवस्था है, व्यवस्था में कमीशन हो रही है। हम जब प्रधान रहे, हमने कभी कमीशन नहीं दिया किसी को, हमारा रिकॉर्ड रहा है। 10 साल प्रधानी में कोई कमीशन ना हमारी ग्राम पंचायत से नहीं गया। लेकिन कमीशन का जो व्यवस्था है, उस कमीशन का दलाली है, वो एक तरीके से प्रधान अगर उसमें शामिल हो जाता है, तो फिर मैं नहीं समझता हूँ कि गाँव में उनका हिस्सा जब 20-25% खुद काट लेगा प्रधान और 20-25 उसे और बाँट देगा, तो उसमें अच्छा काम होने की संभावना कम ही रहती है। मैं आलोचना नहीं कर रहा हूँ, ये व्यवस्था है। चलिएगा, मैं अब आपसे एक मेन सवाल पर आता हूँ, मुख्य सवाल पर आता हूँ कि आपका क्या इरादा है इस बार ग्राम पंचायत चुनाव को लेकर के, क्योंकि चूंकि पंचायत चुनाव में 1 साल का लगभग समय बचा है। तो आप आपका क्या इरादा है कि आप चुनावी मैदान में आएंगे और एक बार से फिर आप चाहेंगे कि मैं कोतवाली देहात का प्रतिनिधित्व करूं? देखिए, मैं कोतवाली में बहुत सारी चीज़ें हमारे द्वारा कराई गई हैं। मैंने पहले भी अर्ज़ किया है कि सैचुरेट कर दिया था बिजली, पानी, सड़क, राशन और आपके पेंशन्स जो भी लाभपात्र थे, उन सब का शौचालय से हमने इसे सैचुरेट किया। लेकिन अभी एक चीज़ बहुत अहम है इस गाँव के अंदर, जो होना बाकी है। चूँकि एक बहुत ही महत्वाकांक्षी एक योजना सरकार की चल रही है इस वक़्त में, जिसे हम कह रहे हैं स्वामित्व कार्ड योजना, जो घरौनी जिसमें बन रही हैं। यानी ज़मीनें 2 प्रकार की होती हैं। एक प्रकार की होती है एग्रीकल्चरल लैंड और एक होती है रेज़िडेंशियल लैंड, यानी आवासीय भूमि और आपकी कृषि भूमि। कृषि। तो हमारा जो गाँव है, ये एक बहुत तरीके से अभी इसकी अगर इतिहास देखें, तो आप 1988 में यहाँ पर केवल 1900 वोट पर यहाँ पर चुनाव हुआ था, जिसमें एक हमारा पास का गाँव पित्तानडी, जो आज हमारे साथ नहीं है, वो भी शामिल था हमारे साथ। उस वक़्त में आप जान सकते हैं कि 1900 वोट पर एक गाँव साथ में सम्मिलित था। उसके बाद 1900 वोट थे और उसके बाद आज लगभग 12,000 वोट हैं। तो आप जान सकते हैं कि आबादी का माइग्रेशन कितनी तेज़ी से हुआ था यहाँ, और बड़ी तेज़ी से आबादी हुई तो लोग यहाँ आकर के बसे, नई कॉलोनी में बसे, जंगलों में ही आकर के कॉलोनी, खेत में ही आकर के बसे थे। तो वो अभी भी कृषि भूमि में चले आ रहे हैं। आज भी उनके, मुझे बहुत ही दुःख के साथ ये बात कहना पड़ता है कि व्यवस्था में इतना लचीलापन है, इतना करप्शन है कि उन लोगों ने उनकी ज़मीन पर रहे, हमारे लोग रहे हैं वहाँ पर, कृषि भूमि चूँकि उनकी है और रह रहे हैं, उन्होंने बैंकों से तालमेल करके
उनसे अब उन्हीं की ज़मीनों पर जो है लोन भी ले रखे हैं। यानी कृषि भूमि, रेजिडेंशियल भूमि मौके पर तो वो हो गई देखने से रेजिडेंशियल भूमि, लेकिन कागज़ों में अभी भी वो चली आ रही है। लेकिन सरकार क्या चाह रही है? सरकार ये चाह रही है कि वो जहाँ-जहाँ आबादी हो गई है, वो उसका जो वो है कि आपका एक तरीके से स्वरूप वो वही होना चाहिए जो है। यानी अगर कोई आबादी है तो आबादी को रेजिडेंशियल होनी चाहिए, और कहीं खेती हो रही है तो खेती ही में रहना चाहिए। हम ये चाहते हैं इसमें कोतवाली देहात में, चूँकि लगभग 70 से 75% आबादी कोतवाली की जो है वो माइग्रेटेड लोगों की है, बाहर से आए लोगों की है। वो लोग कृषि भूमि में ही अभी आबाद हैं। अब सरकार ने जो योजना चलाई है वो में उसमें स्वामित्व कार्ड देगी वो। अब स्वामित्व कार्ड उन्हें तब मिलेगा जब वो पहले वो रेजिडेंशियल आबादी में घोषित हो, यानी 143 और धारा 80 के तहत वो उसमें दर्ज हो। उसके बाद वो लोग उसका मालिकाना हक पा सकें। सरकार इसके लिए तैयार है, लेकिन मेरा क्या मानना, जैसा आपने सवाल किया कि भाई आपका क्या इरादा है, भाई लोगों का अगर राय बनती है इसमें, मैं आपके माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ कि अगर लोगों की राय बनती है और वो जिम्मेदारी थी, हमने पहले भी जिम्मेदारी निभाई है। इस गांव को एक बार फिर हम एक ये तोहफा देना चाहते हैं कि वो जो भी ज़मीन है, जो रेजिडेंशियल ज़मीन अभी नहीं है, उसको रेजिडेंशियल घोषित कराना और उनको स्वामित्व कार्ड योजना के तहत वो कार्ड दिलाने का काम जो है हम करेंगे, अगर हमें मौका मिलता है। जी प्रधान जी, ये 2005 से लेकर 15 तक आपके पास ये मौका रहा, आप प्रधान रहे, तो उस समय क्या समस्या थी? आप इस कार्य को उस समय क्यों नहीं जो है करवा पाए? हाँ, बिल्कुल आपका उचित सवाल है, लेकिन चूँकि सरकार, केंद्र सरकार और राज्य सरकार जब तक कोई पॉलिसी नहीं बनाती है, तब तक ये काम होना मुमकिन नहीं होता है। लेकिन केंद्र सरकार की ये योजना है, केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने दोनों ने मिलकर के योजना बनाई है कि उनको रेजिडेंशियल घोषित किया। ये 2020 से योजना शुरू हुई है और 2015 तक मैं कार्यकाल मेरा रहा है। उसके बाद अगर कोई ये तत्कालीन प्रधान चाहते कोशिश करना तो ये कर सकते थे, लेकिन ये कर नहीं सकते चूँकि ये खुद ज़मींदार हैं। इन्होंने खुद ने लोन ले रखे हुए हैं। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि 5 से 15 तक जो योजना 20 में आई है, हो सकता है योजना कोई और योजना उस समय रही होगी, इस तरह का कोई प्रोसेस और कोई प्रोसेस रहा होगा उसके कि आबादी में उनको जो घर जहाँ पर आबादी हो चुकी है उसको आबादी में दर्ज कराने के लिए कोई और प्रोसेस होगा उस समय, या ऐसा हाँ, नहीं ये था? इसमें नहीं प्रोसेस है, लेकिन उसमें 2 कानून ये बना है कि या तो भूमिधर ही उसे घोषित कराए अच्छा। या फिर राज्य सरकार करे। तो राज्य सरकार क्यों करे? और भूमिधर ही चाहता नहीं है, हम उसका मालिकाना हक छिन जाता है। तो इसलिए प्रोसेस था ये कि वो व्यक्तिगत तौर से आदमी जाए, जो आज भी है, व्यक्तिगत तौर से आज जाए, अपना वो करता है, अप्लाई करता है, तो उसका अधिकार ही नहीं है उसे। खरीदार को अधिकार ही नहीं है। अधिकार किसे है? अधिकार है आपके भूमिधरी को और राज्य सरकार को। तो अगर कोई व्यक्तिगत तौर से चाहता है तो वो राज्य सरकार से अपना करा सकता है। इंडिविजुअली एक घर में उसमें बहुत पैसा खर्च आता है। यहाँ 2000 से ज़्यादा गाँव घर हैं इस गाँव के अंदर। मैं नहीं समझता हूँ कि इंडिविजुअली हर आदमी कोई 50-60 हज़ार रुपए, 1 लाख रुपए खर्च करने की कैपेसिटी रखता हो। वो तभी मुमकिन है जब वो ऐसा करेगा। हम चाहते हैं कि हर गरीब से गरीब आदमी को, जिनके बैनामे हुए हैं वो भी और जिनके नहीं हुए हैं वो भी, सब लोग उसका लाभ ले सकें। हमारी कोशिश ये है। प्रधान जी, लगातार 2 चुनाव में आपको शिकस्त मिली, मतलब आपकी पत्नी लड़ी, हाँ। बात एक ही है। तो मुख्य कारण क्या रहा? क्या आपके पास वो टीम मौजूद नहीं थी जो 5 में थी, 10 में थी, वो टीम टूट चुकी थी? उसके पीछे का कारण क्या रहा? नहीं, कारण नहीं, पहली बात तो ये है कि देखिए 2015 चुनाव था, वो लोकल चुनाव नहीं था। उसमें राज्य सरकार से हम लड़ रहे थे, क्योंकि उस वक़्त में समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी। यहाँ के लोकल एमएलए जो है उसमें मिनिस्टर थे, और यहाँ लोकल जो हमारे राइवल थे, प्रतिद्वंदी थे, उनका आशीर्वाद उनके साथ था। उस वक़्त में सत्ता के बल पर हमें जो है उससे हमें टॉपल कर दिया गया था। लेकिन 2021 का जहाँ तक सवाल है, 21 में हमारा लड़ने का कोई इरादा नहीं था और ना हमारी तैयारी थी, और जब तैयारी नहीं होती किसी चीज़ की तो जीत पाना बड़ा मुश्किल होता है। तो अगर हम चुनाव लड़ेंगे इस दफ़ा सफिशिएंट टाइम है। कारण क्या था? 21 का चुनाव कह रहा है कि आप तैयारी कारण नहीं थी, फिर कारण भी आप लड़ कारण लिए, तो यही उसके सबसे कारण बड़ा क्या था? कारण यही था कि हम समय पर अपने काम को अंजाम नहीं दे पाए।
और तैयारी नहीं कर पाए। या ऐसा और नहीं कि कोरोना आपके पास जो टीम थी वो टीम आपके पास ऐसा से टूट के जा चुकी थी, ऐसा नहीं नहीं, ऐसा टीम का बहुत कोई सारे चेहरे थे देखिए ऐसे कोई नहीं। जो लोकल के जो आपके साथ में थे और टीम वो को फिर नहीं, आपके साथ नहीं रहे। टीम का कोई मामला नहीं है। देखिए टीम तो सारे गाँव, आप नहीं मानते कि टीम से चुनाव होता है? नहीं टीम से चुनाव होता है, टीम हमारे पास थी, टीम में कोई गड़बड़ नहीं थी। समय ना मिलने के कारण, तैयारी का समय कम होने के कारण, और सबसे बड़ा कारण था कोरोना। कोरोना 2019 से लेकर के 21 तक रहा। उस बीच में तमाम सारी चीजें ऐसी आई थी कि आदमी दफा 44 लगी हुई थी और उसमें 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते थे। बहुत सारे इंस्ट्रक्शंस सरकार के थे नहीं, वो तो उसमें। सब प्रधान जी, वो हाँ तो सभी के लिए थे, तो आप ही मेरी के लिए तैयारी नहीं नहीं है। थी ना, मैं अच्छा, तैयारी आप नहीं कर तैयार पाया। नहीं थे हाँ, पहले से मैं चुनाव तैयार लड़ने नहीं के था लिए, चुनाव फिर लड़ने के लिए। आपका अचानक जो है इरादा बना लड़ने हाँ का हाँ, आपकी और टीम का, तब बिल्कुल बिल्कुल। तो आप उस तरीके हाँ से आप पेश नहीं कर पाए खुद हाँ, नहीं को, कर ये पाया, रहा। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए, अगर आप चुनाव लड़ते हैं, आप कह रहे हैं कि जनता अगर चाहती है, जनता तो आपसे आकर के नहीं कहेगी, ये तो आप ही को डिसाइड करना है कि मुझे लड़ना है या नहीं लड़ना है, आपकी टीम को तय करना है। आप और आपकी टीम अगर तय कर लेती है तो आप जो है किससे अपना मुकाबला मान के चलेंगे यहाँ पर नहीं, अगर आप लड़ते हम हैं? देखिए, बिना मुद्दों के हमने पहले भी चुनाव नहीं लड़े। चलिए, अब भी मुद्दों के आधार पर हाँ, चुनाव मुद्दा क्या लड़ेंगे। रहेगा? वो चलिए, मुद्दों के आधार पर ही मैंने कहा ना कि स्वामित्व कार्ड योजना, अच्छा, ये आपका मुद्दा रहेगा मेन हम कि चाहते हैं कि इस गांव कि की जो सबसे रेजिडेंशियल जो है यहाँ पर जो लोगों को समस्या है वो अधिकार मिले, जो मिलना चाहिए, मुख्य उनका मुद्दा वो मालिकाना रहेगा। हक उन्हें मिलना चाहिए। जिस अच्छा, तरीके अच्छा। से किसान को उसकी फर्द में नाम मिलता है, इसी तरीके से जो गांव में रहने वाले लोग हैं उनको भी स्वामित्व कार्ड योजना के तहत उसका कार्ड मिलना चाहिए। घरौनी के तहत उनको कार्ड, उसका मालिकाना हक मिलना चाहिए। उस मुद्दे, उस आधार पर हम चुनाव में जाएंगे, लोगों को कहेंगे, बताएंगे, समझाएंगे, उनको बताएंगे, तो जाहिर है अगर उन सबकी राय बनती है तो हम बिल्कुल उनका प्रतिनिधित्व करेंगे, जैसे पहले किया, और लोग गांव की समस्या का समाधान करने का प्रयास किया, फिर समस्या का आप समाधान। मैदान में आते हैं तो किसको अपने मुकाबले पे मान के चलते हैं? किस, अभी तो ये मालूम नहीं कौन कौन लोग आएंगे। अभी मुख्य अभी मुकाबला तब होगा जब चुनाव आएगा, जो नहीं, नॉमिनेशन चुनाव, कराएंगे लोग। जी जी बिल्कुल, नॉमिनेशन के बाद ही पता चल वो बात पाएगा कौन, ठीक है, वो लोकतंत्र में लेकिन सबको अधिकार है कौन। एक कोतवाली देहात का एक प्रचलन रहा है कि नए प्रत्याशी यहाँ मैदान में नहीं आते हैं, जो पुराने हैं, असलम कुरैशी हैं, दूसरे इमरान समी हैं, तीसरे एक कफील मलिक हैं, वो चुनावी मैदान में तो डटे हुए हैं, तो अब कफील आप मलिक, किससे आप अपने आपको कफील मलिक मुकाबले में मान के चलें? शुरुआत, अभी पहला चुनाव तैयारी में है, वो अभी उन्होंने लड़ा नहीं है। 2 कैंडिडेट हैं जो एक लंबे टाइम तक चुनाव लड़ते आ रहे हैं। दोनों ही कैंडिडेट जीते भी हैं, हारे भी हैं, जो जीत हार होती है। लेकिन अभी मुकाबला में कहना तो अभी मेरे ख्याल से जल्दबाजी होगी। अभी वक्त आने दीजिए, जैसे होगा तो फिर मुकाबले का भी बताया जाएगा क्या होगा। ये थे डॉक्टर इश्तियाक अंसारी हमारे साथ, जो बता रहे थे कि उनके जो है गांव की जनता और उनके जो है सपोर्टर और उनके जो है सहयोगी अगर उनको कहते हैं कि आपको चुनाव लड़ना है तो वो चुनाव लड़ेंगे, पंचायत चुनाव लड़ेंगे। और उनका, उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया है कि उनका एजेंडा क्या रहेगा। उनका एजेंडा रहेगा कि आबादी में दर्ज कराना, जो आबादी में दर्ज नहीं है, जो कोतवाली का हिस्सा। तो आप आगे की खबरों के लिए हमारे साथ देखते रहिए जलथल टाइम। जिन लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज उनसे रिक्वेस्ट है कि वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हम आगे की अपडेट भी आप लोगों को पहुंचाते रहेंगे। धन्यवाद।